हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां लद्दाख में बाज नहीं आ रहा, चीन फिर अपनी दबंगई दिखा रहा है। दोस्तों एलएसी के पास भारतीयों को रोक दिया गया है। दोस्तों पहले भी हुई थी यहाँ पर हाथापाई, अभी की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर दोस्तों। और इसी बीच आपको उससे भी बड़ी खबर बताएंगे, जहाँ बाढ़ से घुटनों पर आया पाकिस्तान, भारत से व्यापार शुरू करने को हुआ मजबूर, कर दी बहुत बड़ी घोषणा। जी हाँ दोस्तों, मुश्किल में सबसे पहले याद आता है पड़ोसी, और ये बात अब सच होता नजर आ रहा है। दोस्तों भारत से मदद की गुहार लगाई गई है। दोस्तों बताएंगे क्या है बड़ी खबर। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बताएंगे पाकिस्तान के हालात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ट्वीट करके दुख जताया है। दोस्तों बताएंगे आपको क्या है पूरी खबर। दोस्तों क्या है दरअसल मुद्दा, और साथ ही साथ आपको 1 सितंबर से होने जा रहे नियमों में बड़े बदलावों को लेकर बड़ी खबरें हैं। दोस्तों तो एक एक खबर आपको बताने वाले, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी अपने भारत देश को सबसे नंबर 1 देश देखना चाहते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि अपना भारत बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है दोस्तों मोदी जी के नेतृत्व में, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ चीनी सेना ने फिर दिखाई दबंगई, एलएसी के पास भारतीयों को रोका। जी हाँ, पहले भी यहाँ हो चुकी थी हाथापाई। बता दे चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, वो बार बार भारत के खिलाफ गुस्सावे की गतिविधियों का अंजाम देता आ रहा है। दोस्तों एक बार फिर से चीनी सैनिकों ने एलएसी के पास देम चौक में कुछ भारतीय चरवाहों को रोक दिया। दोस्तों सैनिकों ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि ये उनका क्षेत्र है। ये मामला 21 अगस्त का बताया जा रहा है। दोस्तों एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया है कि 21 अगस्त को लद्दाख के डेम चौक में चीनी सेना ने भारतीय चरवाहों को रोका। अधिकारियों के अनुसार चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने डेम चौक में CNN जंक्शन पर सैडल पास के समीप चरवाहों की उपस्थिति पर आपत्ति जताई। इस घटना के बाद भारतीय सेना के कमांडरों और चीनी PLA के बीच इस मुद्दे को सुलझाने के लिए 26 अगस्त को कुछ बैठकें भी हुई। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में भी इस मसले को लेकर दोनों पक्षों में मामूली हाथापाई हुई थी। अधिकारी ने कहा कि चरवाहे क्षेत्र में लगातार आते रहे हैं, लेकिन इस बार जब चरवाहे पशुओं के साथ गए तो चीनियों ने आपत्ति जताई कि ये उनका क्षेत्र है। एक रक्षा सूत्र ने कहा है कि इस घटना के बाद दोनों सेनाओं के बीच कोई आमना सामना नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक ये स्थानीय स्तर पर कमांडरों के बीच मुद्दे को हल करने और एलएसी पर शांति बनाए रखने के लिए एक नियमित बैठक थी। दोस्तों एलएसी पर ऐसी बैठकें प्रोटोकॉल के तहत होती रहती है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, यानी कि हर बार की तरह दोस्तों चीन भारत को लेकर आक्रामक रवैया अपनाता दिखाई दे रहा है दोस्तों, और दबंगई दिखाने की कोशिश कर रहा है। और भारतीय चरवाहों को जिस प्रकार से डेम चौक में रोका गया है दोस्तों, ऐसे में चीन की इस हरकत को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ऊपर से चीन प्यार की भाषा अपनाने की कोशिश करता है, दुनिया में अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करता है, और अंदर ही अंदर दोस्तों भारत को हड़पने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में आपकी राय तो बनती है दोस्तों, और वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलेगा व्हाट्सएप फेसबुक पर दोस्तों। और अभी चलते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत से व्यापार शुरू करने को हुआ मजबूर, पाकिस्तान ने कर दी बड़ी घोषणा। जी हां दोस्तों, बाढ़ से घुटनों पर आया पाकिस्तान। बता दें भुखमरी की कगार पर खड़े पड़ोसी देश पाकिस्तान ने आखिरकार भारत के साथ फिर से व्यापार शुरू करने का फैसला लिया है। दोस्तों पाकिस्तान इस समय भीषण बाढ़ से जूझ रहा है, करोड़ों लोग बाढ़ से प्रभावित है, महंगाई आसमान छू रही है। दरअसल पाकिस्तान के लाहौर और पंजाब प्रांत के अन्य हिस्सों में विनाशकारी बाढ़ के कारण विभिन्न सब्जियों और फलों की कीमतों में भारी उछाल आई है। दोस्तों इसको देखते हुए पाकिस्तान सरकार भारत से टमाटर और प्याज की आयात करेगी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ने सोमवार को वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल के हवाले से कहा है कि पाकिस्तान फिर से भारत के साथ व्यापार शुरू करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार यानी खुला व्यापार मार्ग फिर से शुरू करेगा। दोस्तों पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने घोषणा करते हुए कहा है कि हम इस बाढ़ और खाद्य कीमतों में वृद्धि के कारण भारत के साथ व्यापार मार्ग खोलेंगे। लाहौर बाजार के एक थोक व्यापारी जवाद रिजवी ने PTI भाषा को बताया कि रविवार को लाहौर के बाजारों में टमाटर और प्याज की कीमत क्रमशः 500 रुपए और 400 रुपए किलो पाकिस्तानी रुपयों में बिक रहा है। दोस्तों हालांकि रविवार के बाजारों में टमाटर और प्याज समेत अन्य सब्जियां नियमित बाजारों की तुलना में
100 रुपए प्रति किलोग्राम कम कीमत पर उपलब्ध थी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में खाद्य पदार्थों की कीमतें और बढ़ेंगी क्योंकि बाढ़ के कारण बलूचिस्तान, सिंध और दक्षिण पंजाब से सब्जियों की आपूर्ति पूरी तरह प्रभावित हुई है। रिजवी ने कहा कि आगामी दिनों में प्याज और टमाटर की कीमत 700 रुपए प्रति किलो के पार हो सकती है। इसी तरह आलू की कीमत 40 रुपए किलो से बढ़कर 120 किलो हो गई। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में साफ पाकिस्तान के वित्त मंत्री की तरफ से दोस्तों बड़ी घोषणा कर दी गई है कि अब वो भारत के साथ व्यापार शुरू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो कहावत है दोस्तों की मुश्किल की घड़ी में सबसे पहले पड़ोसी याद आता है दोस्तों, ये पाकिस्तान के साथ कहावत सच होती नजर आ रही है दोस्तों, और भारत की जरूरत और पाकिस्तान को पड़ती नजर आ रही है दोस्तों, और भारत से मदद की आस लगा रहा है पाकिस्तान। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों? क्या भारत को इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए दोस्तों? क्या टमाटर और प्याज पाकिस्तान को मुहैया कराना चाहिए दोस्तों एक निश्चित दर पर? आप लोग क्या कहते हैं कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा दोस्तों। और इस सवाल का जवाब देते हुए दोस्तों आप लोग अपने शहीद हुए सेनाओं की शहादत को मत भूलिएगा दोस्तों। चलते अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान में बाढ़ से भीषण तबाही पर ट्वीट करके दोस्तों हालात पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। जी हाँ दोस्तों, बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पड़ोसी देश पाकिस्तान में बाढ़ से मची भीषण तबाही पर संवेदनाएं व्यक्त की है दोस्तों। पीएम मोदी जी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पाकिस्तान में आई बाढ़ से मची तबाही देखकर बहुत दुख हुआ। मैं बाढ़ में जिन लोगों की जान गई, उनके परिवार वालों को, घायलों को और जो इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए हैं, उन सभी के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी जी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि मैं आशा करता हूं कि जल्द ही वहां सामान्य स्थिति हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में भीषण बाढ़ की वजह से अब तक 1061 लोगों की जानें जा चुकी हैं दोस्तों, जो कि कम आंकड़ा नहीं होता है दोस्तों। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद दोस्तों ट्वीट करके ये बात कही है, संवेदनाएं व्यक्त की है दोस्तों। आप ट्वीट देख पा रहे होंगे मोदी जी का। ऐसे में आपकी क्या राय होगी इस ट्वीट को लेकर दोस्तों? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, क्योंकि भारत ने हमेशा दोस्तों प्यार ही फैलाया है, ना कि आतंकवाद। ऐसे में दोस्तों बात करें अगली और बड़ी खबर की, जहां पर भारत ने चीन को दो तरफ से घेरा, ताइवान पर मजबूर हुआ ड्रैगन। अमेरिकी नौसेना प्रमुख का बहुत बड़ा बयान है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी नौसेना प्रमुख एडम माइक गिल्डे ने भारत चीन को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि चीन का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए भारत भविष्य में अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार होगा। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के सर्वोच्च रैंक वाले नौसेना अधिकारी गिल्डे ने शुक्रवार को वॉशिंगटन में हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक व्यक्तिगत संगोष्ठी में कहा है कि भारत चीन को दो मोर्चों पर बहुत बड़ी टक्कर दे रहा है। जी हाँ, अमेरिका के सर्वोच्च रैंक वाले नौसेना अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने किसी भी अन्य देश की तुलना में भारत की यात्रा पर अधिक समय बिताया है, क्योंकि वो नई दिल्ली को भविष्य का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार मानते हैं। बीते साल अपनी 5 दिवसीय यात्रा का उल्लेख करते हुए एडमिरल गिल्डे ने कहा है कि हिंद महासागर युद्ध क्षेत्र हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसके पीछे तथ्य ये है कि भारत और चीन के बीच उनकी आपसी सीमा को लेकर थोड़ी झड़प बनी हुई है और ये रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हिमालय सीमा पर चीन को परेशान कर सकता है भारत। दरअसल इससे पहले जून में जब क्वाड के नेता जापान में बैठक कर रहे थे, पेंटागन के एक अधिकारी एल्ब्रिट कोल्बी ने निक्की एशिया को कहा था कि भारत ताइवान पर स्थानीय लड़ाई में सीधे योगदान नहीं दे सकता, लेकिन ये देश हिमालय की सीमा पर चीन को बराबर बार बार परेशान कर सकता है। एल्ब्रिट कोल्बी ने इसके साथ ही ये भी कहा है कि ताइवान के आसपास एक मजबूत यूएस जापान गठबंधन से चीन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे भारत को भी बराबर लाभ मिलता है। यानी कि दोस्तों इन सब का कहना है कि भारत अब पहले का भारत नहीं रहा, भारत अब मजबूत भारत है जो चीन को कभी भी किसी भी समय कड़ी टक्कर दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत को मजबूत बनाने में दोस्तों हमारे भारत के लोगों ने, आप सभी ने दोस्तों बहुत ही अहम भूमिका निभाया और आज यही वजह है कि बाहरी देश भारत की जमकर तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर यूक्रेन की टारगेट लिस्ट में टॉप पर है, पुतिन का नाम चुन चुन कर मारे जा रहे हैं क्रेमलिन के करीबी। कौन होगा अगला नंबर? जी हाँ, रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कई करीबियों की हत्याएं हो चुकी हैं। दोस्तों क्रेमलिन ने इन हत्याओं का आरोप यूक्रेन
यूक्रेन पर लगाया है। पुतिन की आक्रमणकारी नीतियों का समर्थन करने वाले लगातार निशाना बनाए जा रहे हैं, कभी बंदूक से, कभी बम से, तो कभी जहर से। हाल ही में पुतिन के गुरु की बेटी और रूसी पत्रकार दारिया दुगिना की कार धमाके में मौत हो गई थी। क्रेमलिन ने दावा किया था कि कीव ने इस हमले की साजिश रची है, जिसमें एक यूक्रेनी जासूस, उसकी छोटी बेटी और एक मिनी कूपर कार का इस्तेमाल किया। हालांकि यूक्रेनी खुफिया सेवाओं ने इन आरोपों का खंडन किया। जी हां दोस्तों, नाटो के पूर्व चीफ गैरी टेबेक, जो अब कीव में रहते हैं, उनका कहना है कि यूक्रेनी सेना रूसी कब्जे वाले इलाकों में क्रेमलिन के प्रति आस्था रखने वालों को निशाना बना रही है। द सन ऑनलाइन से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने यूक्रेन को धोखा दिया, कुछ डेप्यूटी और या यूक्रेनी नेता और स्वेच्छा से जाकर रशिया से के साथ मिल गए, वे यूक्रेन की टारगेट लिस्ट में शामिल है। और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजराइल को दी बड़ी धमकी, कहा खत्म कर दिया जाएगा यहूदी शासन। जी हां दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने सोमवार को कहा है कि परमाणु समझौते को बहाल करने के लिए किसी भी रोड मैप पर तभी आगे बढ़ा जाएगा जब अंतरराष्ट्रीय निरीक्षक देश में अघोषित स्थानों से यूरेनियम कण मिलने के संबंध में अपनी जांच बंद कर देंगे। रईसी ने राष्ट्रपति के तौर पर अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजराइल को धमकी भी दी। उन्होंने कड़ा रुख दिखाने का प्रयास भी किया। ईरान की अर्थव्यवस्था और मुद्रा रियाल अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के चलते बेहाल है। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ईरान में अघोषित स्थानों पर मिले मानव निर्मित यूरेनियम कणों के बारे में ईरान से जवाब मांगा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों, पश्चिमी देशों और IAEA ने कहा है कि ईरान 2003 तक संगठित तरीके से परमाणु हथियार कार्यक्रम पर काम कर रहा था। हालांकि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिशों से इनकार करता रहा है। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की ओर, जहां भारत दौरे पर आए यूनाइटेड नेशन महासभा अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद, कहा शांति प्रिय लोकतंत्र के लिए गर्व का स्रोत है भारत देश। जी हां, संयुक्त राष्ट्र यानी UN महासभा के अध्यक्ष और मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने सोमवार को वैश्विक निकाय में भारत द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, उन्होंने भारत को न केवल दक्षिण एशिया बल्कि सभी शांति प्रिय लोकतंत्रों के लिए गर्व का स्रोत बताया। अब्दुल्ला शाहिद ने कोरोना काल में भारत द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए रेखांकित किया है कि भारत दुनिया की फार्मेसी साबित हुआ है और इसने दुनिया के कई देशों को सुदूर हिस्सों में सहायता प्रदान की है। जी हां दोस्तों, 2 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे शाहिद ने सोमवार को विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर जी के साथ बातचीत की और इस दौरान संयुक्त राष्ट्र में सहयोग समेत कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चाएं की। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रमुख ने इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी से भी मुलाकात किया है। जी हां दोस्तों, बात करें एक और खबर की, जहां पर सीमा पर तनाव, रिश्तों में खटास, फिर भी साथ साथ युद्धाभ्यास करेंगे भारत और चीन। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपके मन में सवाल होगा आखिर ऐसा क्यों, तो आपको बता दें वोस्तोक 2022 होने वाला है दोस्तों, जिसमें 50,000 जवान हिस्सा लेंगे। रशिया ने सोमवार को कहा है कि वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास 1 से 7 सितंबर तक सुदूर पूर्व और जापान सागर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाएगा और इसमें चीन, भारत तथा कई अन्य देशों के 50,000 से अधिक सैनिक शामिल होंगे। रशिया की सरकारी समाचार एजेंसी तास ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से एक बयान में कहा है कि 1 से 7 सितंबर तक ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के 7 प्रशिक्षण मैदानों पर और ओखोत्स्क सागर एवं जापान सागर के समुद्री और तटीय क्षेत्रों में रक्षात्मक और आक्रामक अभियानों का अभ्यास किया जाएगा। जी हां दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है दोस्तों इसमें कि इस अभ्यास में भारत और चीन हिस्सा ले रहे हैं, जिनके बीच लंबे समय से सीमा पर तनाव जारी है। दोस्तों, आज भी तनाव जारी है। भारत और अमेरिका ने हाल के महीनों में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में संयुक्त सेना अभ्यास को अंजाम दिया था। इसमें वज्र प्रहार नाम की एक्सरसाइज में दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेस के कमांडो शामिल हुए थे। चीन के रक्षा मंत्रालय ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि वो भारत के साथ सीमा के मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का पूरी तरह विरोध करता है और उम्मीद करता है कि भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सैन्य अभ्यास नहीं करने के द्विपक्षीय समझौतों का पालन करेगा। ऐसे में दोस्तों, भारत और चीन का ये सैन्य अभ्यास एक साथ होने को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? सुझाव राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां भारत से खौफ खाएगा ड्रैगन, लद्दाख में स्पाइक मिसाइल तैनात। जी हां दोस्तों, आखिर कितना खतरनाक है ये इजरायली हथियार, आपको बता दें भारत और चीन के बीच पिछले
कई सालों से तनाव बरकरार है। सीमा के पास ड्रैगन की ओर से अक्सर उकसावे वाली सैन्य गतिविधियों का अंजाम दिया जाता रहा है दोस्तों। ऐसे में बहुत बड़ी खबर है, सीमा पर जारी मतभेदों के बीच भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत और क्षमता को बढ़ा रहा है। इसी बीच भारत ने लद्दाख में स्पाइक मिसाइल की तैनाती की है। स्पाइक एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है दोस्तों, और इस मिसाइल को बेहद ही खतरनाक माना जाता है। ये पलक झपकते ही दुश्मन के किसी भी टैंक या बख्तर बंद गाड़ियों को बर्बाद कर सकती है दोस्तों। एक और खबर की बात करें, जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को मिली बड़ी राहत, हटाया लाइव टेलीकास्ट का बैन। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है। हाई कोर्ट ने इमरान खान पर लगाए गए एक बैन को हटा दिया है। ये बैन पीटीआई चीफ इमरान खान के लाइव टेलीकास्ट को लेकर था, जिसे पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलर अथॉरिटी यानी पैमरा ने उनकी रैली में दी गई एक स्पीच के बाद लगाया था। उस स्पीच को लेकर इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने जनसभा से दिए अपने बयान में कई सरकारी अधिकारी और एक महिला जज को खुली धमकी दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इमरान खान की ओर से जारी याचिका पर सुनवाई करते हुए माना है कि पैमरा ने इस मामले में अपने अधिकारों को पार करते हुए एक्शन लिया है। दोस्तों बात करें और खबर की, जहां पर बांग्लादेश ने मोर्टार दागे जाने के मामले में म्यांमार के राजदूत को किया है तलब। जी हां दोस्तों, ढाका से बड़ी खबर आ रही है, यानी कि रविवार को उसके क्षेत्र में 2 मोर्टार दागे जाने की घटना पर विरोध जताने के लिए म्यांमार के राजदूत आंग क्या मोई को तलब किया गया है। दोस्तों विदेश कार्यालय ने सोमवार को यह जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि रविवार दोपहर में धूम सीमा पर 2 मोर्टार गिरने से कुछ घंटे बाद राजदूत को तलब किया गया था। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बोले तो बीजीबी ने कहा है कि मोर्टार फटे नहीं और उन्हें बाद में निष्क्रिय कर दिया गया। विदेश सचिव मसूद बिन मोमिन ने यहाँ संवाददाताओं से कहा कि हमने तत्काल उन्हें यानी राजदूत को बुलाया और अपना विरोध दर्ज कराते हुए उन्हें एक राजनयिक पत्र सौंपा। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर 300 यात्रियों को ले जा रही शिप में लगी आग, राहत बचाव में लगे 3 हेलीकॉप्टर। जी हां, स्वीडन के तट पर एक शिप में अचानक आग लग गई। एएफपी के मुताबिक इसमें कम से कम 300 लोग सवार थे। इस बोट को कार फेरी कहा जाता है दोस्तों, जो कि पानी में यात्रियों या फिर वाहनों को ले जाने के काम आती है। स्वीडिश मैरीटाइम अथॉरिटीज के मुताबिक बड़े स्तर पर राहत और बचाव का काम शुरू किया गया है। 3 हेलीकॉप्टर और 7 नाव मौके पर पहुंच चुकी हैं। लोगों को निकालने का काम जारी है। और खबर की बात करें, जहां बता दें आखिर राजनाथ सिंह ने क्यों कहा 2029 के बाद ही विपक्ष को इस बारे में सोचना चाहिए। आपको बता दें दोस्तों, कुछ लोग मोदी जी का तोड़ ढूंढ रहे लेकिन मिल नहीं रहा है, राजनाथ सिंह का कहना है दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को इशारों में विपक्षी नेताओं के लिए बहुत बड़ी बात कह दी है दोस्तों। उन्होंने कहा कि कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की काट ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें ये मिल नहीं रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के हवाले से राजनाथ सिंह ने यह भी कह दिया है कि उनका मानना है कि 2029 के बाद ही उन्हें यानी विपक्ष को इस बारे में सोचना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि सांगठनिक क्षमता, जनता से जुड़ाव और उनकी मुश्किलों की जमीनी समझ की वजह से प्रधानमंत्री आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह की पुस्तक दी आर्किटेक्ट ऑफ द बीजेपी के विमोचन के अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि जनता से जुड़े रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी, यही प्रधानमंत्री मोदी जी का मूल मंत्र है। सिंह ने कहा कि मोदी जी के पास जो सांगठनिक क्षमता है किसी दैवीय शक्ति के बिना संभव नहीं है दोस्तों। ऐसे में दोस्तों क्या लगता है आपको, क्यों उन्होंने 2029 के बाद इस पर विचार किया जाना चाहिए वाली बात कही दोस्तों राजनाथ सिंह ने? अगर आप समझ पाए तो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। और साथ ही दोस्तों बड़ी खबर की बात करें, जहां उद्धव ठाकरे की असल ताकत पर भाजपा की नजरें गणेश उत्सव पर मुंबई जा रहे अमित शाह जी। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हर साल गणेश चतुर्थी समारोह के लिए मुंबई जाते हैं और इस बार भी वे 5 सितंबर को मुंबई दौरे पर जाने वाले हैं। आपको बता दें कि इस बार गणेश चतुर्थी उत्सव 31 अगस्त से 9 सितंबर के बीच मनाया जा रहा है। ऐसे में अमित शाह जी की मुंबई यात्रा के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। वे इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं। हालांकि शाह की इस यात्रा का जो प्रमुख राजनीतिक एजेंडा होने वाला है वो है बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी के आगामी चुनाव। जी हां दोस्तों, भाजपा के वरिष्ठ सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि शाह
पार्टी की महाराष्ट्र और मुंबई इकाई के नेताओं के साथ सिलसिलेवार बैठक करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि जब मोदी जी और शाह जी की बात आती है तो फिर कोई छुट्टी नहीं होती है, इसलिए अगर ऐसा लगता है कि वो लाल बागचा राजा, जो भी दोस्तों मुंबई के सबसे पुराने गणेश मंडलों में से एक है, उसकी पूजा करने के लिए मुंबई आ रहे हैं तो वो राज्य कोर कमेटी की टीम के साथ कई बैठकें करेंगे। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर 1 सितंबर से लगेगा बड़ा झटका दोस्तों। टोल टैक्स, बैंकिंग और गैस सिलेंडर समेत बदल जाएंगे ये सभी नियम। जी हां दोस्तों, आम जनता पर होगा इसका असर। बता दे, एक दिन बाद नए महीने यानी सितंबर की शुरुआत हो जाएगी और नए महीने की शुरुआत के साथ ही कई खास तरह के बदलाव हो जाएंगे। बैंकिंग, टोल टैक्स और प्रॉपर्टी समेत कई तरह की सेवाओं में बदलाव होने जा रही है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। इसके अलावा गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी की जा सकती है दोस्तों। तो आप 1 तारीख आने से पहले ही जान ले कि किन किन नियमों में चेंज होगा। दोस्तों आपको बता दे, पहला है टोल टैक्स में इजाफा होगा। जी हाँ, 1 सितंबर से आपको ज्यादा टैक्स का भुगतान करना होगा। छोटे वाहन मालिक जैसे कार चालकों को इस एक्सप्रेसवे से जाने के लिए प्रति किलोमीटर 10 पैसे ज्यादा का भुगतान करना होगा। तो वहीं कमर्शियल वाहनों को 52 पैसे ज्यादा टोल टैक्स देना होगा दोस्तों। दूसरा, पीएनबी ग्राहकों को 31 अगस्त तक अपनी केवाईसी को अपडेट कराना ही होगा दोस्तों। तीसरा, बीमा पॉलिसी के प्रीमियम में कटौती की जाएगी। चौथा, घर खरीदना हो जाएगा महंगा। पांचवा, गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। इसमें या तो इजाफा होगी गैस में या फिर कटौती भी हो सकती है दोस्तों, ये कंफर्म नहीं है। ऐसे में ये तो फिलहाल थे 1 सितंबर से होने वाले बदलाव को लेकर दोस्तों। अंतिम खबर की बात करें, जहां किसानों को बहुत बड़ा तोहफा केंद्र सरकार दे रही, पूरे 3 लाख का फायदा। जी हां दोस्तों, किन लोगों के खाते में आएगा ये पैसा आपको बता दें। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अगर आप भी किसान हैं और पशुपालन करते हैं दोस्तों, तो अब केंद्र सरकार की ओर से आपको पूरे 3 लाख रुपए का फायदा मिलेगा। आपको बता दें, केंद्र सरकार की ओर से किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कई तरह की स्कीम चलाई जा रही है, जिसके तहत आपको आर्थिक सहायता भी दी जा रही है दोस्तों। हम आपको ऐसी सरकारी स्कीम के बारे में बताएंगे दोस्तों। आखिर क्या है ये स्कीम? पीएम किसान सम्मान निधि और किसान क्रेडिट कार्ड के अलावा पशुपालन करने वाले किसानों को सरकार की तरफ से क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जाती है। इस कार्ड का नाम पशु किसान क्रेडिट कार्ड है दोस्तों, जिसके तहत आपको ये 3 लाख रुपए का फायदा मिलेगा। आपको बता दें, जो भी किसान गाय, भैंस, बकरी पालन, मछली पालन जैसे कार्यों में लगे हुए हैं, उन सभी किसानों को सरकार की तरफ से ये कार्ड दिया जा रहा है दोस्तों। केंद्र सरकार इस स्कीम के तहत केंद्र और राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देना चाहती है, जिससे देश भर में दूध के प्रोडक्ट्स और मांस की कमी को पूरा किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, पहले लोन के लिए लगाने होते थे बैंक के चक्कर। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब से पशु किसान क्रेडिट कार्ड के तहत उनको जरूरत पड़ने पर आसानी से लोन मिल जाता है। इसके अलावा मोदी सरकार ने किसानों को पीएम किसान योजना के तहत हर साल 6000 रुपए का फायदा भी दे रही है दोस्तों। बाकी सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे ही दी है दोस्तों। आप आराम से ज्ञान हासिल कर सकते हैं दोस्तों। और कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको इसमें समझ ना आए, तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं दोस्तों, हम आपको वहीं जवाब दे देंगे दोस्तों। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।